मेरे इस चैनल पर आने वाले सभी श्रोता और दर्शक सबको मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। 1857 से 1947 वीर मंगल पांडे से सुभाष चंद्र बोस तक का ये कालखंड मैंने जो लिया है 90 वर्ष का। इस 90 वर्ष में भी कितने अनगिनत अज्ञात एक से एक बढ़ करके देश के लिए सर्वस्व निशावर कर देने वाले, शौर्य और वीरता की पराकाष्ठा पर बैठे हुए, शिखर पर बैठे हुए वो सब लोग सैकड़ों हजारों, मैं कुछ 100 आपके सामने ला पाऊंगा इसी 90 साल के कालखंड में, एक से एक बढ़कर। लेकिन उनमें से 2-4 को छोड़कर 2-4-5 का जिनका नाम आता है, 5-7 का, उनके बारे में भी कुछ नहीं पढ़ाया गया, उनके बारे में भी कुछ नहीं बताया गया। बस 2-4 नाम पता है, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर, ऐसे कुछ नाम। मैं कभी मुकाबला नहीं करता महापुरुषों में, लेकिन एक से एक बढ़ करके वो अज्ञात, वो नीम के पत्थर, वो मूल तपस्वी जिनको कोई नहीं जानता और जिनके कारण देश को आज़ादी मिली, जो अपने आप को मिटा गए, किस लिए? देश की आज़ादी के लिए। अंग्रेज नाजायज तरीके से यहाँ पर आया है और बैठा है, उसको जाना चाहिए। कैसे जाना चाहिए? हाथ जोड़ के नहीं, भीख मांग के नहीं। कैसे जाना चाहिए? इनको हम मार के भगाएंगे, थोड़े ही तो है। ये भाव लेकर के काम करने वाले लोग एक नहीं अनेक, इस 90 साल के कालखंड में भी, उसके पहले भी। और मैं तो राजा दाहिर, सिंध के राजा दाहिर से सुभाष चंद्र बोस तक का काल ले रहा हूँ, 800,000 वर्ष का कालखंड ले रहा हूँ। पूरा इतिहास आपके सामने आएगा और उस इतिहास के अंदर मुख्य मेरा जो लक्ष्य है वो ये है कि जिनको कोई नहीं जानता उनको लोगों के सामने लाया जाए, उनको हम स्मरण करें, उनको श्रद्धांजलि दें, उनके लिए हमारे मन के अंदर आदर भाव आए, श्रद्धा भाव आए। वो पता नहीं 4-5 जनरेशन पहले आपका कितने जन्म ले लिए, कहाँ किया, क्या क्या किया, वो अपने अगले जन्मों में भी कोई श्रेष्ठ कार्य में ही लगे होंगे, पर हम इस रहस्य को नहीं जानते। ये पुनर्जन्म और कर्म की थूरी और किसने आके किस जन्म में क्या किया, आगे क्या करना है, ये सब नहीं जानते हुए भी, लेकिन हमारा फेथ है कि हम चाहते हैं और आते हैं और अगला जन्म पिछले जन्म की ही कंटिन्यूटी में होता है। ये एक अलग विषय है। मेरा विषय आज केवल इतना ही है कि उन सारे लोगों को, जितनों को आपके सामने ला सका। मैं ये क्लेम नहीं करता कि मैं सबको ला पाऊंगा, अरे नहीं भाई, अनगिनत है। पर जो भी 400-500 लोग मैं आपके सामने लाने का प्रयास करूंगा, आप कुछ और आगे बढ़ेंगे, आपको भी मिलेंगे और नाम मिलेंगे। इन 400-500 लोगों जो ज्ञात हो गए, अब ज्ञात हो जाएंगे। कल को किसी सरकार को ये लगा कि नहीं, इनको ये सिलेबस में लाना चाहिए और आने वाली जनरेशन को इन शहीदों के प्रति, इन महापुरुषों के प्रति, देश के लिए समर्पित इन लोगों के प्रति लोगों को एक मॉडल, एक आदर्श रखना चाहिए। ये कल का विषय है। परंतु जब इतने लोगों को जानने के लिए मेरा ये प्रयास और लोग आगे बढ़ाएंगे तो पता नहीं ये कहाँ जाके बैठेगा। मैंने कई बार फिगर्स दी हैं कई तरह की, इस आंदोलन में भी, स्वतंत्रता संग्राम में भी और 47 के अंदर भी कितने लोग शहीद हुए, कितने किस ढंग से बेदर्दी से, बेरहमी से मारे गए। आज उसी श्रृंखला में इससे पहले काकोरी के कुछ केस नाम चले हुए थे और ये भी शहीद तो काकोरी के हैं। काकोरी में इनका पूरा इनका कहना चाहिए कि इन्वॉल्वमेंट था।
फ्रंट लाइन पर सब कुछ किया। बाल गंगाधर तिलक को की बग्गी के घोड़े को हटाकर स्टेशन से, जो कन्वेंशन स्थल था जहां पर उनकी मीटिंग होनी थी, वहां तक उस बग्गी को खींच के ले जाने वाला ये नौजवान चंद्रशेखर तब से लेकर और आखिरी श्वास तक क्या क्या विलक्षण कार्य करके गया। शायद इसलिए इनको 1920 और 1931 के बीच के कालखंड का सर्वश्रेष्ठ और सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी कहा गया। सर्वश्रेष्ठ के लिए मेरी मान्यता अलग है, नहीं, एक से एक बढ़ करके थे। हाँ, सुप्रसिद्ध तो थे ही, इसमें कोई शक नहीं। चूंकि इनका जो अंत भी हुआ जिस तरीके से हुआ, मैं आजाद था, मैं आजाद हूं, मैं आजाद रहूंगा, आएगा, ये एपिसोड आएगा, आपके सामने आएगा, ये सब कुछ आपके सामने आएगा। 1920 और 31 के बीच के कालखंड के ये ऐसे महान क्रांतिकारी जो हर जगह, हर बड़ी घटना में इन्वॉल्व, लेकिन पकड़े नहीं जा रहे, किसी केस में इनको फंसाया नहीं जा रहा, उस केस की रेंज में ला करके इनको दंड नहीं हो रहा। वो असहयोग आंदोलन जो हुआ आ जाएगा, छोटी मोटी इनके लिए वो सजाएं छोटी मोटी थी, करते ये बहुत बड़ा थे, और आगे आगे जा करके तो बहुत बड़ा कुछ किया, वो हम जानने का प्रयास करेंगे। चंद्रशेखर आजाद नाम इनका बचपन का नहीं था। ये भी कैसे आया, कब आया, कहां से आया, ये बाद में हम अभी आज ही जानेंगे। पिता सीताराम तिवारी उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला के बदरका गांव के रहने वाले। दुर्भाग्य से वहां एक भयंकर अकाल पड़ा, और ये उस भयंकर अकाल के समय अपने एक रिश्तेदार के घर अलीराजपुर रियासत थी, अलीराजपुर रियासत, वहां ये चले गए, और वो अलीराजपुर रियासत का गांव था भावरा गांव। उस भावरा गांव के अंदर रहने लगे। ये भावरा गांव आजकल मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में आता है, वहां रहने लग पड़े। चंद्रशेखर की बचपन की ही एक साहसी घटना, विलक्षण था ये बालक, एक साहसी घटना। दीपावली आती है, 3 बच्चे पटाखा चला रहे हैं, फुलझड़ी चला रहे हैं, एक वो कलर्ड मैस्टिक जो होती है माचिस, एक ने वो पकड़ी हुई है, 2 अपने हाथ में वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तीसरा उसको माचिस की तिल्ली लगाता जाता है, लेकिन वो जैसे ही माचिस की तिल्ली लगाने के लिए पास में आता है, दूसरा बच्चा उसको नीचे फेंक देता है। नेचुरली अपने हाथ थोड़ा कुछ जलाएगा, तीसरा बच्चा वो भी नीचे फेंक देता है। ये हंसा जोर से, चंद्रशेखर जोर से हंसा, अरे बस इतना ही दम है। उन्होंने टॉन्ट किया जैसे बच्चे आपस में करते हैं, तू करके दिखा, फिर तू क्या कर लेगा, और क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, मैं ये अपने हाथ में ही चलाऊंगा। माचिस पकड़ी, वो बम पटाखे पकड़े, फुलझड़ियाँ रखी, और अपने हाथ से माचिस की तिल्ली से ये सारा काम अपनी हथेली पर करके दिखाया। आश्चर्यजनक ढंग से बच्चे स्टन थे, स्तब्ध थे, और ये सब जब हो गया तो हथेली को तो जलना ही था ना। जब हथेली जल गई तो डर गया, ये पिताजी तो आज बहुत मारेंगे, पहले भी कई बातों के ऊपर वो मेरी पिटाई कर चुके हैं। तो ये जंगल की तरफ चला गया,
इसके दोस्तों ने जाकर के इसकी माँ को बताया कि अरे वो ऐसे ऐसे हुआ है, और वो इस डर से कि पिताजी मारेंगे वो जंगल की तरफ एक गांव में उस तरफ गया है, और वहाँ एक हमारा पुराना साथी है, वहाँ से एक बच्चा भी आता है पढ़ने के लिए, तो शायद उसके घर में। बच्चे और ये माँ उसको 2 दिन के बाद ढूंढने लगे, और ढूंढ तो पहले पता नहीं चल रहा था, इन बच्चों को भी नहीं पता था कि कहाँ गया होगा। फिर उन्होंने कहा कि हो सकता है वहाँ गया हो, और गया उधर था जंगल की तरफ। माता जी ढूंढ के लाए, मित्र भी थे, सब गए, और माता जी ने कहा कोई नहीं, पिताजी की चिंता मत करो, मैं उनको समझा दूंगी, आप घर चलो, कोई नहीं पिटाई करेगा। और चंद्रशेखर माँ के साथ अपने घर आ गए। हाँ, आगे जाकर के चंद्रशेखर फूफा के पास बनारस में संस्कृत अध्ययन के लिए चले गए। वहां जाकर संस्कृत विद्यापीठ में प्रवेश ले लिया। अब इसी कालखंड में असहयोग आंदोलन आरंभ हो चुका था, विदेशी वस्तुओं को जलाने का, बाइकआउट करने का, और चंद्रशेखर ने भी उस असहयोग आंदोलन के अंदर भाग लिया। दुकानें बंद कराना, विदेशी जो माल बेचते हैं उनकी दुकानें बंद कराना, सत्याग्रह के लिए सबको प्रेरित करना कि सत्याग्रह करो, अंग्रेजों के खिलाफ बोलो, भारत माता की जय बोलो और प्रोटेस्ट करो। ऐसा कुछ असहयोग आंदोलन के अंदर कि हम असहयोग कर रहे हैं, ऐसा उस सरकार को उस समय एक संकेत देना था। ये पकड़ लिए गए, गिरफ्तार हो गए, होता ही था, हो जाते थे लोग, गिरफ्तार होते थे, कुछ देर के बाद उनको छोड़ दिया जाता था, क्योंकि अंग्रेज कोई बहुत बड़ी सजाएं दे करके एक नई कंट्रोवर्सी, एक नया मोर्चा नहीं वो खोलना चाहते थे। मैं इसलिए कहता हूँ कि गांधी उनको सूट करता था कि बस इतने से हो जाता था, इनका प्रोटेस्ट हो गया, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 5-10,000 लोग पकड़े गए, 2 दिन जेल में रहे और छोड़ दिया गया। हाँ, उनमें से जो चंद्रशेखर जैसे लोग थे, ये कई बार जो विलक्षण थे वो उनको थोड़ा ज़्यादा सजा मिलती थी। अब यहाँ पर क्या हुआ, गिरफ्तार होने के बाद जब मजिस्ट्रेट के सामने इसको लाया गया, जब मजिस्ट्रेट के सामने इसको पेश किया गया, तो उसने कहा, कुछ प्रश्न किए नेचुरली, क्या नाम है आपका, आपके पिता का नाम, आपका पता क्या है, एड्रेस क्या है आपका, और चंद्रशेखर आजाद के उत्तर सुनिए जरा। मेरा नाम आजाद है, पिता का नाम स्वाधीन, और पता जेल खाना। फिर पूछा मैजिस्ट्रेट ने, मैं क्या पूछ रहा हूं, तुम्हारा नाम, तुम्हारे पिता का नाम और तुम्हारा पता। मेरा नाम आजाद है, पिताजी का नाम स्वाधीन है, और मेरा पता जेल खाना है। मैजिस्ट्रेट चिढ़ गया, गुस्से में आ गया, और बाकी लोग तो जा रहे थे, जेल से आ रहे थे, लेकिन इसको उसी समय बहुत सख्त सजा, 15 बेंत डंडे, पुलिस भाषा में उसको बेंतों, कितने बेंतों की सजा इसकी पीठ पर, तो 15 बेंतों की सजा, 15 बेंत उसकी पीठ पर इतनी बुरी तरह से मारे गए, खाल भी उखड़ के बाहर आने लगी। लेकिन ये अभी जस्ट जवानी में पाँव रखा ही था इसमें, 1906 में तो उसका जन्म हुआ, 23 जुलाई 1906 को, और असहयोग आंदोलन ये की घटना 1920 की है। 14 वर्ष की आयु में 15 बेंतों की सख्त सजा, और मुंह से क्या बोल रहे हैं, भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।
भारत माता की जय, वंदे मातरम। ये 15 बैंतों की सजा बहुत भयंकर तरीके से प्राप्त करने के बाद विचलित नहीं हुआ, अपने मार्ग से हटा नहीं, अपनी राह पे चलना रुका नहीं, झुका नहीं, थका नहीं। जब ये बनारस की ज्ञान व्यापी, जो आजकल बड़ा ये नाम चला हुआ है, वहाँ जो मंदिर का काशी का वो मंदिर जहाँ मस्जिद बनी हुई है, जिसकी दीवार लगती है, उस ज्ञान व्यापी महल्ले में लोगों ने इसको बुलाया और इसका स्वागत किया विधिवत, अच्छे ढंग से। भाई आपने तो कमाल कर दिया चंद्रशेखर। अब चूंकि ये वहां पर बोल चुका था मैजिस्ट्रेट के सामने, मेरा नाम आजाद, पिताजी का नाम स्वाधीन, मेरा पता जेल खाना, तो यहाँ के लोगों ने अब बोलना शुरू किया, आज से आपका नाम चंद्रशेखर तिवारी नहीं, चंद्रशेखर आजाद होगा। इस नए नाम के साथ इस क्रांतिकारी की आगे की यात्रा आरंभ हो गई। इसके मन में आया, भाई ये जो अहिंसक आंदोलन है, इससे कुछ होने वाला नहीं। ये सत्याग्रह, ये जेल, ये आना, ये जाना, ये भीख मांगना उनसे कि अब हमें कुछ दे दो, हम पर तरस करो, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। ये सब क्रांतिकारी कभी न कभी कहीं ना कहीं एक बार, चूंकि कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म था तो रहे थे, पर ये सब इसीलिए निकले थे, भाई ये लोग कर क्या रहे हैं, ये तो इनडायरेक्ट अंग्रेजों को फीड कर रहे हैं, इनडायरेक्ट अंग्रेजों की योजनाओं की रेंज में आ रहे हैं, शिकार हो रहे हैं। हमारी आज़ादी तो 200-400 साल चली जाएगी आगे। तो ऐसा असहयोग आंदोलन में भाग लेने के बाद, 15 बैंतों की सजा भुगतने के बाद, और इसके मन में आया कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, तो बनारस में ही हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ, जो सचिंदर नाथ सान्याल ने बनाया था और राम प्रसाद बिस्मिल ने जिसको बहुत एक्टिवली आगे बढ़ाया था, चंद्रशेखर आजाद उसका सदस्य बन गया। और वहीं रहते हुए मनमथनाथ गुप्त और ये प्रणवेश चटर्जी के साथ इनका संपर्क आया। इस संपर्क के बाद आगे की यात्रा कैसी रही, कब, कहाँ, क्या, कैसे किया, जो आज तक हमें स्मरण रखना होगा, जिसको भी पता चलेगा स्मरण रखने योग्य है, उनका साहस, अदम्य साहस। ऐसे महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की कल की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए फिर मिलेंगे। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।